क्या हाल चाल है दोस्तों। आज हमें एटम्स चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं और ये जो 12th क्लास की सीरीज होने वाली वन शॉट की बोर्ड एग्जाम से पहले, इसमें बस एक चीज ध्यान रखेंगे कि मैं फिलहाल मॉडर्न फिजिक्स कवर करा रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं पिछले चैप्टर कराने नहीं वाला हूँ। मैं सारी की सारी फिजिक्स यहाँ पे वन वन शॉर्ट चैप्टर जितने भी चैप्टर हैं वो सारे कवर करने वाला हूँ। इट्स जस्ट कि मैं स्टार्ट मॉडर्न फिजिक्स से कर रहा हूँ, मेरे लिए थोड़ा इजी रहेगा, मैं जल्दी जल्दी शूट करके अपलोड कर सकता हूँ। इतना ही था मेरा स्टार्टिंग का भाषण। मैं फटाफट इस चैप्टर को खत्म कराता हूँ, फिर तुम लोग भी फ्री, मैं भी फ्री, फिर चलते हैं अपने दूसरे चैनल राजन 15x पे, मजेदार चीजें सीखेंगे वहां पे। अभी हम एनसीईआरटी ही पे ही अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड रखने वाले हैं, जितना उसमें दिया हुआ है उतनी ही चीजें बताने वाला हूँ। एक्स्ट्रा चीजें यहाँ नहीं, वो हम यहाँ नहीं सीखने वाले हैं, ठीक है। हमारे पे टाइम रिस्ट्रिक्शन है, इसीलिए हम अपने भाषण को खत्म करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली कहानी की शुरुआत होती है डेल्टन के साथ। डेल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में अपनी छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा होता है कि डेल्टन जी ने बताया कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल एटम्स, इनडिविजिबल पार्टिकल्स, जिनको तोड़ा ही नहीं जा सकता, विच इज नॉट ट्रू। ऐसा थोड़ी होता है, एटम को ब्रेक किया जा सकता है, उनके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। पढ़ी हुई है ये बात हमने, बढ़िया। तो इन्होंने बताया कि एटम्स आर इनडिविजिबल, इनडिविजिबल, जो कि गलत थी बात। एटम से बनी है सारी चीज मान लेते हैं, लेकिन इनडिविजिबल नहीं बोल पाएंगे, डिविजिबल होते हैं, क्योंकि हमें पता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन जैसी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, बढ़िया। इसके बाद आए जे जे थॉमसन। जे जे थॉमसन बहुत ही ज्यादा, मैंने यहाँ पे नोट्स भी बना रखे हैं, मैं वो भूल ही गया था। जे जे थॉमसन जो है, उन्होंने भी अपना एक प्लम पुडिंग मॉडल दिया। केमिस्ट्री में ये सारी चीजें तुम लोगों ने और भी ज्यादा डिटेल में पढ़ी होंगी। जे जे थॉमसन, ये केमिस्ट्री में हम बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं। जे जे थॉमसन वो इंसान थे जिन्होंने इवैक्यूएटेड ट्यूब का यूज करके इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी, तो इसलिए हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं। और साथ ही साथ उसके लिए तो ये बहुत फेमस थे ही, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने एक एटॉमिक मॉडल भी देने की कोशिश की थी। एटॉमिक मॉडल का मतलब है इन्होंने बताने की कोशिश की कि एटम कैसे दिखाई देते होंगे। ये तो पता लग गया कि इलेक्ट्रॉन से छोटी चीज एटम के अंदर भी कुछ होता है, विच इज इलेक्ट्रॉन। किसी को नहीं पता था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसी चीज भी होती है। न्यूट्रॉन तो बहुत ही समय बाद 1932 में जाके डिस्कवर हुए, इतनी लेट। तो हमें इन्होंने जे जे थॉमसन ने कहा कि जो एटम होता है उसके अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव, इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्जेस होते हैं। एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। कितनी सारी इंपॉर्टेंट बातें बताई यार इन्होंने। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, इन्होंने बताया एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जितना पॉजिटिव चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज। थोड़ी सी गलती हो गई कि इन्होंने, और गलती भी क्या, जितना डेटा इनके पास अवेलेबल था उस डेटा के अकॉर्डिंग इन्होंने अपनी प्रिडिक्शंस की कि एटम का मॉडल ऐसा होता होगा कि जो रेड, कि अगर हम एक तरबूज को काट दें तो उसका रेड वाला पार्ट है पॉजिटिव चार्ज, तो जो रेड वाला पार्ट होता है जितना भी, वो सारा का सारा हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होने वाला है, ये सारा, ये पॉजिटिव चार्ज। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि एटम के अंदर सिर्फ पॉजिटिव पार्ट ही होता है। एटम के अंदर तो एटम के अंदर या तरबूज के अंदर वो बीज भी तो होते हैं छोटे छोटे से, तो वो जो बीज हैं वो छोटे छोटे से सीड्स हैं। इन्होंने कहा वो सीड्स नेगेटिव पार्टिकल्स हैं, कुछ इस तरीके से इन्होंने पिक्चर देने की कोशिश की। लेकिन ये काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाया, नहीं प्रिडिक्शन कर पाया कि एटम्स का जो बिहेवियर, जैसे फॉर एग्जांपल रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने तो गलत प्रूफ करके रख दी ये बात। इन्होंने कहा कि एटम के अंदर यूनिफॉर्मली स्प्रेड होता है पूरा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, जितना पॉजिटिव चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज है एक तरबूज की तरह यूनिफॉर्मली स्प्रेड है। ऐसी बातें नहीं हुई। जब नेक्स्ट इंसान आए रदरफोर्ड, बाय द वे यहां पे मैंने कुछ और भी पॉइंट्स लिखे हैं, तो तुम लोग या तो वीडियो को पॉज करके यहां पे देख सकते हो, और या फिर मैं ये पीडीएफ तो शेयर कर ही दूंगा, ठीक है। वैसे वीडियो को पॉज करके चलोगे तो ज्यादा फायदा होगा, साथ साथ पढ़ लोगे। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं रदरफोर्ड भाई साहब। मैं रदरफोर्ड के साथ दो और लोगों का नाम बोलना चाहूंगा क्योंकि उनकी भी बहुत सारी कंट्रीब्यूशन थी। रदरफोर्ड्स, गीगर, ये तीनों ने मिलकर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया कि एक हमारे पास कुछ इस तरीके से कोई भी एक कंटेनर टाइप चीज है, यहां पे हमने रखा है एक एलिमेंट जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव का मतलब होता है एक ऐसा एलिमेंट जिसमें से हार्मफुल रेडिएशंस निकलती हैं। जब मैं न्यूक्लियर चैप्टर पढ़ाऊंगा जैसे इससे अगला, तब मैं बताऊंगा रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से कई सारी रेडिएशंस निकलती है, जैसे अल्फा रेस,
बीटा रेज, गामा रेज, जिनके बारे में मैं ब्रीफली थोड़ा सा बता देता हूं। अल्फा रेज का मतलब होता है, हम बात कर रहे हैं हीलियम एटम की, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले जा चुके हैं। ठीक है, तो क्या बचेगा? हीलियम का न्यूक्लियस ही तो बचेगा। तो हम अल्फा रेज को न्यूक्लियस ऑफ हीलियम भी बोल सकते हैं, हीलियम एटम। ठीक है, अगर मैं चार्ज पूछूं कितना होता है अल्फा पार्टिकल पे, तो 2e। अरे वो तो हीलियम एटम पे 0 होता है, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये थोड़ी। तो 2 ही चार्ज होगा इसके अंदर। लेकिन अब तुम लोगों का क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा तो नहीं होता, 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं। वेट ए सेकेंड, न्यूट्रॉन पे चार्ज थोड़ी होता, तो कितने बचे? 2। लेकिन मास तो होता है ना न्यूट्रॉन के पास। दैट मीन्स अगर मास ऑफ अल्फा पार्टिकल हमसे कभी पूछा गया, तो वो अप्रोक्सीमेटली 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा। मुझे पता है जो प्रोटॉन होते हैं उनका मास थोड़ा सा कम होता है न्यूट्रॉन से, बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम इसको ऐसे रखने वाले हैं। अल्फा पार्टिकल का मास 4 गुना होता है प्रोटॉन के मास से। दैट इज इट, खत्म, यहीं तक। बढ़िया। अगर अल्फा रेस की बात होगी, बीटा रेस का मतलब है, अभी के लिए मान लो हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। ठीक है, बढ़िया। अगर गामा रेस की बात करें तो हम लाइट की बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक लाइट की बात कर रहे हैं। दैट इज इट, खत्म हो चुकी है चीजें। जब हम न्यूक्लियाई में चलेंगे इससे और ज्यादा आगे बताएंगे। हमारे काम का अल्फा रेस था फिलहाल के लिए। इसके सामने मैंने लगा दिया है एक कोलीमीटर। कोलीमीटर का मतलब है हमने लेड की कुछ रोड्स लगा दी हैं, कुछ ऐसी रोड्स लगाने की कोशिश की ताकि ये जो रैंडम डायरेक्शन में अल्फा पार्टिकल्स निकले, मुझे नहीं चाहिए रैंडम डायरेक्शन, मुझे एक फाइन बीम चाहिए। तो हमने यहाँ पे कोलीमीटर लगा दिया है। फिर से मैं बताना चाहूंगा कि ये है हमारे पास पीबी रोड्स, लेड की रोड्स। ठीक है, इसके जस्ट सामने हमने लगाया है एक गोल्ड फॉइल, कुछ इस तरीके से। थोड़ा और बड़ा बना देते हैं इसे, ये गोल्ड फॉइल लगा दी है। और इसके अराउंड यहां पे एक हमने लगा दी है कुछ इस तरीके से स्क्रीन। अब इस स्क्रीन पे हमने एक मूवेबल डिटेक्टर भी लगा दिया है कुछ इस तरीके से। और इस स्क्रीन पे हमने लगा दिया है ZnS, जिंक सल्फाइड। ये हमारे पास है गोल्ड फॉइल। आई नो मैं काफी सारी टर्म्स ऐसे थ्रो करता जा रहा हूं सामने, अब मैं इसको समझा सकता हूं अच्छे से। मैंने बना लिया ऑलमोस्ट, जितना भी मुझे जो भी करना था कर लिया मैंने। यहाँ पे है हमारे पास एक कंटेनर टाइप चीज, जिसमें मैंने एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा है। यहाँ कुछ रॉड्स लगाई हैं क्योंकि मुझे एक फाइन बीम चाहिए यहाँ आती हुई, बिल्कुल सीधी सी बीम। यहाँ पे गोल्ड फॉइल है, इतनी पतली सी, हमने कुछ एटम्स थिक एक गोल्ड फॉइल की शीट ली है। सामने एक स्क्रीन है। स्क्रीन इसलिए हमने यहाँ पे ये लगा रखी है सच दैट मैं चाहता हूं कि जितने भी मैं यहाँ से अल्फा रेज को आते देखूं, वो सारे के सारे जाके स्क्रीन पे लगे। और स्क्रीन पे मैंने खास किस्म का एक मटेरियल लगा रखा है विच इज जिंक ZnS। ZnS का मतलब है ये ऐसा मटेरियल है, जब भी कोई अल्फा रे आके यहाँ पे लगेंगी तो ग्लो करना स्टार्ट होगा। और ये मूवेबल डिटेक्टर से मैं पता कर लूंगा कि कहां पे लगा है वो पार्टिकल। समझ आया पक्का? ठीक है, ऑब्जर्वेशन समझते हैं। अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन्स मॉडल, उन्होंने कहा था कि जो भी रेज जा रही हैं, जो एटम होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है उसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। लेकिन यहाँ ऐसा हुआ ही नहीं। जो जितने भी पार्टिकल्स हैं, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स अनडिफ्लेक्टेड सीधे चले गए। पार्टिकल सीधे सीधे चलते गए। यार ये तो होना नहीं चाहिए था अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता तो। 99.86% पार्टिकल्स सीधे ही चले गए अनडिफ्लेक्टेड, जो कि बड़ी दुखद बात थी जे थॉमसन मॉडल के लिए, बहुत दुखद बात थी। और कुछ पार्टिकल्स हमने देखे वो ऐसे डिफ्लेक्ट हो गए। अब ये डिफ्लेक्शन क्यों हो रही है? अल्फा रेज पे हमें पता है पॉजिटिव चार्ज होता है, और अल्फा रेज डिफ्लेक्ट होनी है मतलब कोई पॉजिटिव ही पड़ा होगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर। बात याद है ना? बढ़िया। इसका मतलब कोई बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है, अल्फा रेज से तो ज्यादा ही पड़ा हुआ, क्योंकि उसने अल्फा रेज को ही ऐसे बेंड कर दिया। बढ़िया। और कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जो कि सीधा जाते जाते वापस अपने पाथ को रिट्रेस कर लेते थे, वापस आ जाते थे। कुछ पार्टिकल्स ऐसे भी थे, 8000 में समथिंग एक पार्टिकल था तो सीधा जाता था और वापस आ जाता था। इन ऑब्जर्वेशन से हम ये समझ पाए, रदरफोर्ड ने ये कंक्लूजन निकाला कि शायद एटम के अंदर ना बड़ी सॉलिड, बड़ी कठोर कोई चीज पड़ी हुई है, एंड दैट चीज इज न्यूक्लियस। तो पहली बार रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस जैसी चीज के बारे में बताया जिसके अंदर होते हैं पॉजिटिव चार्ज। आई नो कि अभी तुम लोग सोच रहे होंगे कि नहीं नहीं भैया उसमें नहीं नहीं सर उसमें न्यूट्रॉन्स भी तो होते हैं। अरे होते हैं,
लेकिन 1932 में डिस्कवर हुए भाई साहब, ये 1910 के बाद की, 1910 से 1920 के बीच की बात चल रही है अभी, 1932 में होंगे न्यूट्रॉन्स डिस्कवर। समझे? ये फिजिक्स एक दिन में थोड़ी प्रोग्रेस कर जाती है सारी की सारी, समय लगता है, इतने सारे डेटा इकट्ठे करने पड़ते हैं। तो जितना भी डेटा अवेलेबल इनके पास हुआ एक्सपेरिमेंट्स करके, उनके अकॉर्डिंग इन्होंने कहा एटम के सेंटर में पॉजिटिव चार्ज होता है और बड़ा सॉलिड होता है पॉजिटिव चार्ज, जो कि अल्फा रेज को भी बेंड कर सकता है। बढ़िया। तो इन्होंने न्यूक्लियस की बात की फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। तो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे भी हैं, आओ साथ में मिलकर पढ़ते हैं। एक्सपेरिमेंटल सेटअप में मैंने बता दिया कि एक हम सोर्स लेंगे, फॉर एग्जांपल पोलोनियम ले रहे हैं, यूरेनियम की बात कर सकते हैं, धमाका ही अगर कराना हो तो। अल्फा पार्टिकल्स हमने यूज किए हैं, अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं उस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में से। इसके बाद कोलिमेटर है, मुझे एक फाइन बीम चाहिए अल्फा पार्टिकल्स की। टारगेट के लिए हमने थिन गोल्ड फॉइल ली है, जिसकी थिकनेस है 10⁻⁷, बहुत ज्यादा पतली है, कुछ एटम्स ही थिक है। इसके बाद डिटेक्टर के लिए हमने जिंक सल्फाइड लिया है ऑन स्क्रीन विद अ माइक्रोस्कोप। जैसे ही उस पे आके लगेंगी ग्लो करेगा और हम माइक्रोस्कोप से डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि माइक्रोस्कोप भी मूवेबल है। बढ़िया। तो प्रोड्यूस फ्लैशेस व्हेन स्टक बाय एन अल्फा पार्टिकल। जो जिंक सल्फाइड है, जो ZnS है, वो जैसे उस पर लगेगा, जिंक सल्फाइड पे जैसे ही वो लगेंगे, अल्फा रेस ग्लो करेगा, ठीक है, शाइन करेगी वहां पे लाइट। एंड देन हमने अभी अभी ये भी डिस्कस किया कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल 99.8% पार्टिकल सीधे चले गए, कुछ पार्टिकल्स थे जो डिफ्लेक्ट हो गए बाय स्मॉल एंगल, वेरी फ्यू पार्टिकल्स 1 in 8,000 रीबाउंडेड बैक। 8,000 में से कुछ ऐसे पार्टिकल थे जो सीधे गए और वापिस आ गए, वैसे पार्टिकल्स थे, ठीक है। बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। कंक्लूजन उन्होंने ये निकाला, सबसे पहला ये तो ऑब्जर्वेशन थी जो उन्होंने देखा। कंक्लूजन उन्होंने ये निकाला कि एटम इज मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। 19 यहां पे 99.8% पार्टिकल सीधे चले गए, तो मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी। बढ़िया बात है। पॉजिटिव सेंटर एग्जिस्ट, क्योंकि हमने देखा था कि कुछ तो रिजिड ऐसी चीज है जिस पर लग के पार्टिकल सीधा वापस आ रहे हैं, तो सेंटर में कुछ बहुत ही ज्यादा रिजिड चीज पड़ी है और उस पर पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि तभी डिफ्लेक्ट हो सकते थे अल्फा पार्टिकल्स। नेक्स्ट है न्यूक्लियस, वो पॉजिटिव चार्ज का उन्होंने नाम दे दिया न्यूक्लियस, ठीक है, बट बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आगे बढ़ना चाहेंगे हम, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। छोटी छोटी सी चीजें आती हैं, इसके बाद उनको निपटाते चलते हैं। ये आ रहा है हमारे पास एक अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल है ये कुछ इस डायरेक्शन में, चार्ज है इस पे 2e, याद रखना, ठीक है। एक आध कोई छोटा मोटा फॉर्मूला मैं पिछले वाले चैप्टर से उठाऊंगा, ज्यादा कुछ नहीं है। और यहां पड़ा है एक बड़ा सा न्यूक्लियस लेटर से Ze, उस पे चार्ज है। Z का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन से ही मतलब है, हमें और किसी चीज से मतलब है ही नहीं। अब ये अल्फा पार्टिकल चलते चलते आ रहा है, स्टार्टिंग में क्योंकि अल्फा पार्टिकल चल रहा है तो इसके पास एनर्जी होगी काइनेटिक, ठीक है। ये बहुत दूर है इस न्यूक्लियस से, बहुत ज्यादा दूर है, इसका मतलब इसके पास न्यूक्लियस की इन्फ्लुएंस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, तो पोटेंशियल एनर्जी लगभग लगभग जीरो ही होगी। लेकिन जैसे ही ये पार्टिकल यहां तक पहुंचेगा, अब सोच के देखो, हालांकि ये जो अल्फा पार्टिकल था बहुत तेज आ रहा था, लेकिन सामने देखा तुमने कि और भी ज्यादा पॉजिटिव चार्ज खड़ा हुआ है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज। तो तुम जितनी भी एनर्जी लेके आ रहे थे, जितनी भी काइनेटिक एनर्जी लेके आ रहे थे, यहां जाके कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में, और यहां पे काइनेटिक एनर्जी ऑलमोस्ट जीरो ही हो जाएगी। सीधा सीधा तुम जा रहे थे, सामने तुम्हारे जैसा पॉजिटिव चार्ज आया, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर, तो तुम रुक गए, और यहां पे छोटा सा डिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है R0। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जिसकी हम यहां पे बात भी कर रहे हैं। ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच R0, बहुत छोटा सा डिस्टेंस है जिससे पहले तुम रुक गए, अब वापस चले जाओ, और यहां से जर्नी फिर वापस हो जाएगी, फिर से पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट। कहा था ना अभी रदरफोर्ड के मॉडल में कि कुछ ऐसे 8,000 में से एक पार्टिकल है जो वापस आ जाते हैं, वही वाले पार्टिकल की बात कर रहे हैं। इससे हम अब सोच के देखो ना, हमने ये मान लो R0 फाइंड आउट कर लिया, तो हम ये गारंटी दे सकते हैं ना, एटम का साइज जो भी होगा इससे तो छोटा ही होगा। अगर मैं ये रेडियस निकाल लेता हूं, मान लो मैं इसको थोड़ा नीचे करना चाहूंगा, अगर मान लो मैंने ये रेडियस निकाल ली, ठीक है, मैंने अभी ठीक है, मान लो मैंने ये रेडियस का एक कुछ इस तरीके से एक सर्कल बना लिया,
एक मिनट रुको, ये कुछ इस तरीके से एक सर्कल बना लिया इस रेडियस का यूज करके, जो भी मेरे पास आर नोट आएगा। एटम का साइज पक्का इससे तो छोटा ही होगा, है ना, क्योंकि वरना और अंदर घुस जाता है ये पार्टिकल, समझ पाए, वरना ये पार्टिकल और अंदर घुस जाता। तो इसलिए आर नोट बड़ा ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। बढ़िया बात है। आगे अगर हम बढ़ना चाहें तो हमारे पास अभी अभी हमें पता लगा, अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन, भाई साहब देख पा रहे हो, यही फॉर्मूला हमारे पास सिर्फ आर नोट का यूज हो सकता है एटम के साइज को कैलकुलेट करने के लिए, बाय द वे। क्योंकि जैसे ही तुम अप्रोच कर रहे हो सेंटर से लेके, तुमने 10 मीटर पे आके रुक गए, फॉर रैंडम बोल रहा हूं, 10 यूनिट आके रुक गए, तो वो 10 यूनिट वाली रेडियस बनाओ और एक स्फेयर बना दो। मान लो एटम एक स्फेरिकल शेप का होता है, उससे तो छोटा ही होगा एटम, क्योंकि वरना पार्टिकल और अंदर घुस सकता था, है ना। बढ़िया। एनर्जी कंजर्वेशन कहती है टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल। टोटल एनर्जी इनिशियल है काइनेटिक एनर्जी, बाद में है पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं एक फॉर्मूला पिछले चैप्टर से उठाने वाला हूं, कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं टूट जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी का अपने पे फॉर्मूला होता है कि Q1 Q2 डिवाइड बाय R, ठीक है। चलो कि Q1 की जगह हमें पता है 2E, और इस पे है ZE डिवाइड बाय आर नोट। जैसा कि मैंने बताया, इस Z का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन को एक प्रोटॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास टोटल चार्ज आ जाएगा। हाँ, इसके अंदर न्यूट्रॉन भी बैठे होंगे, हम नहीं बात कर सकते न्यूट्रॉन्स की, क्योंकि न्यूट्रॉन्स डिस्कवर ही नहीं हुए थे उस समय। और दूसरी बात, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, तो हमें क्या लेना देना अभी न्यूट्रॉन से, कुछ भी नहीं। मास की जरूरत नहीं पड़ रही है हमें, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर नोट बन जाएगा कि 2k ZE² डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी। इस k को k से काट दो, है ना, नहीं ऐसा नहीं करना, काइनेटिक एनर्जी का k काट दिया और E बच गया। आर नोट हमारे पास आ जाएगा 2ZE²। एक फॉर्मूला याद रखेंगे, ये जो k होता है, ये फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ये होता है 1/4πε0। हमारे बिल्कुल काम का नहीं है 1/4πε0 क्या होता है, बस इसकी वैल्यू याद रख लो। अब जब हम बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे ना, जब हम चैप्टर वो पढ़ेंगे, देखने दोबारा आएगा तो और मजा आएगा, ठीक है। तो 1/4πε0 काइनेटिक एनर्जी, बस इतनी सी बात। एक और चीज मैं बता देता हूं, यूनिट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी अगर कभी दिए हो MeV में, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जब हम पार्टिकल फिजिक्स पढ़ते हैं ना, जब हम न्यूक्लियाई चैप्टर भी पढ़ेंगे, तब हम मास की यूनिट भी एनर्जी की टर्म्स में पढ़ेंगे। तुमने बहुत फेमस इक्वेशन सुनी होगी, E = mc²। अगर मैं c² की वैल्यू रख दूं तो मास को इन टर्म्स ऑफ एनर्जी भी पढ़ा जा सकता है। तो तुम लोग आज के बाद अपने दोस्त को किस नजर से देखोगे? मेरा कहने का मतलब था कि तुम लोग अपने दोस्त को अपने दोस्त का अगर वेट पूछते हो तो उसको मास के टर्म्स में भी मेजर किया जा सकता है, एनर्जी की टर्म्स में भी। सिर्फ इस पेन का यूज करके, मैं बताऊंगा न्यूक्लियर चैप्टर में, सिर्फ इस पेन का यूज करके धरती खत्म की जा सकती है, बताएंगे लेकिन नेक्स्ट चैप्टर में, वो अभी नहीं। तो कभी MeV दिया हो तो 10⁻⁶ मिलियन के लिए, इलेक्ट्रॉन का मतलब 1.6 10⁻⁻19, और बचेगा विच इज 1.6 10⁻⁻13 जूल्स, ठीक है। तो ऐसे हम यूज कर लिया करेंगे इसको जब भी हमारे काम में आएगा। दिस इज द फॉर्मूला जिसके हम पीछे पढ़ रखे थे अभी तक इतनी देर से। ये फॉर्मूला हमें मेनली याद रखना है। आई होप कि यहां तक क्लियर। बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। क्लियर, पक्का? चलो आ जाओ। तो इस पे हम अगर बढ़ना चाहेंगे, ये रहा हमारे पास फॉर्मूला जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे। आर नोट कैन नेवर बी जीरो, रिक्वायर्स इनफाइनाइट एनर्जी। आर नोट को अगर जीरो करना है, तुम्हें फोड़ना है न्यूक्लियस के अंदर ही घुसना है, तो भाई तुम्हें इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी। ऑल्दो इट्स नॉट ट्रू, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी। मतलब न्यूक्लियस के हिसाब से सोचो, अगर मैं 1 जूल की बात करूं, जैसे मैं अभी 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बात कर रहा था, 10 की पावर -13 ही तो था, है ना। 1 जूल एक अल्फा पार्टिकल के लिए तो बहुत सारी एनर्जी है यार। 1 जूल हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है 1 जूल, लेकिन एक अल्फा पार्टिकल के बहुत सारी है। तो न्यूक्लियस को फाड़ा जा सकता है
लेकिन उसके लिए हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी। वो एनर्जी हमारे लिए कुछ नहीं है, लेकिन इनके लिए बहुत कुछ है। और एक जब न्यूक्लियस फटता है तो काफी सारी एनर्जी रिलीज भी होती है। बढ़िया। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स एंड स्कैटरिंग एंगल। ये ध्यान रखेंगे, हमारे पास कुछ ऐसा सा डायग्राम हमारे पास बनता है, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर हो रहे हैं अगर हम एंगल के साथ मेजर करना चाहें तो हमारे पास कुछ इस तरीके से होता है। मैं इसको थोड़ा और अच्छे से बता सकता हूं। सो लेट्स गो, लेट्स सी। अगर मान लो हमारे पास ये रहा न्यूक्लियस Ze, अभी अभी बताया था, और ये रहा हमारे पास एक लाइन पासिंग थ्रू दिस न्यूक्लियस, ठीक है। अगर मैं इसमें यहां से एक पार्टिकल को छोड़ रहा हूं विद वेलोसिटी v, तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है b, वी कॉल दिस इम्पैक्ट पैरामीटर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड लाइन पासिंग थ्रू न्यूक्लियस इज कॉल्ड इम्पैक्ट पैरामीटर। और यहां से जो इसके एक पैरेलल लाइन आ रही होगी, जिसको हम मैथमेटिक्स में अजिम्प्टोट भी बोलते हैं। अगर बायो के हो तो भूल जाओ जो मैंने अभी बोला है, बट मैथमेटिक्स के हो तो समझ गए होंगे कि अजिम्प्टोट क्या होता है। कुछ ऐसा, अजिम्प्टोट का मतलब होता है एक ऐसी लाइन जो कि एक कर्व के साथ इन्फिनिटी तक साथ साथ चलती रहती है, उसे अजिम्प्टोट बोलते हैं। बस इतनी सी बात है। ये जो एंगल हमारे पास बनेगा थीटा, यही है वो स्कैटरिंग एंगल। इस स्कैटरिंग एंगल के साथ देखना, मैं 30 डिग्री पे कितने पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो गए, 50 डिग्री पे कितने पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो गए, 60 डिग्री पे कितने पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो गए। और हमें पता लगा जब हम इनका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो एक्सपेरिमेंटली हमारे सामने कुछ ऐसा सा ग्राफ आया। जैसे जैसे तो हम ज्यादा एंगल देखने की कोशिश करेंगे, हम 180 तक पहुंचेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ कहीं 90 है, यहाँ 180 है। जैसे जैसे हम 180 की तरफ पहुंचने की कोशिश करेंगे तो लगभग 0 होते जाएंगे पार्टिकल, बहुत कम हो जाएगी पार्टिकल की संख्या। कुछ 0 पे सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा पार्टिकल हैं जो 0 एंगल से मतलब अनडिफ्लेक्टेड जा रहे हैं। कम पार्टिकल होंगे जो थोड़े से डिफ्लेक्ट होंगे, उससे भी कम होंगे जो ज्यादा डिफ्लेक्ट होंगे, उससे भी कम होंगे जो और ज्यादा डिफ्लेक्ट होंगे, सबसे कम होंगे 180 डिग्रीज वाली। ठीक है, मैंने इसका एक ढंग का डायग्राम भी ड्रॉ कर रखा है, विच इज दिस वन। बट इससे पहले मैं ये दिखा देता हूं कि n ऑफ थीटा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन की पावर 4 स्कैटरिंग एंगल बाय 2। अब हमें कभी भी अगर क्वेश्चन आ गया मान लो एग्जाम में, तो अब हम निपटा सकते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है ना, n1 बाय n2 इज इक्वल टू साइन थीटा 1 बाय 2 डिवाइड बाय साइन थीटा 2 बाय 2 होल रेज टू पावर 4। अब हम निपटा सकते हैं। अगर हमें एंगल दिया होगा 30 डिग्री का एंगल दिया है, 30 डिग्री पे इतने पार्टिकल्स हैं, बताओ 50 डिग्री पे कितने होंगे। अब हम निपटा सकते हैं, है ना। बढ़िया। तो ये रेशो वाले क्वेश्चन कभी आए तो आज के बाद हम इन्हें देख लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने अभी ग्राफ एक्सप्लेन किया ना कि 0 डिग्री पे अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा पार्टिकल, 180 तरफ जाते हुए ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल पार्टिकल्स होते हैं। बढ़िया। ग्राफ जो है वो मतलब यही सारी बातें यहाँ पे लिख रखी है, तुम लोग इसे पढ़ सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास इम्पैक्ट पैरामीटर, फिर से हमारे सिलेबस में फॉर्मूला ही है। ये जो मैंने अभी दिखाया ना, मतलब जब हम अपनी बीएससी में ये फॉर्मूला पढ़ते हैं, भाई इतना लंबा चौड़ा सा फॉर्मूला है ये। मतलब हमें बहुत अलग तरह की ज्योमेट्री सीखनी पड़ती है इसके लिए। कुछ ऐसे ऐसे करके हम बनाते थे, 3 डायमेंशन में हमें जाना होता था, समथिंग समथिंग। हमें 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स का यूज करना पड़ता था, तब जाके ये फॉर्मूला डिराइव होता था। हमारे सिलेबस में सीधा बस यही दे रखा है कि n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय दिस, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन की पावर 4। आगे बढ़ना चाहेंगे, इंपैक्ट पैरामीटर अगर हम देखेंगे वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड लाइन पासिंग थ्रू द न्यूक्लियस। उनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इट इज दिस वन। फिर से हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल याद रखेंगे कि b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोट थीटा की पावर 2। थीटा फिर से वही है, स्कैटरिंग एंगल, कोई भी चेंज नहीं आया इस पर, बिल्कुल सेम चीज ही चल रही है। ठीक है, फॉर्मूला जैसे अभी किया था ना हमने रेडियस का, हमने डिस्टेंस का फॉर्मूला किया था, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, वो था 2 ZE² डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में था काइनेटिक एनर्जी। जरा देखना इनको मैच करके, बस यहां पे 2 की जगह हमें दिखाई दे रही है कोट थीटा बाय 2।
फिर से बोल देता हूं, इनको निकालने के लिए हमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन ये वो लगाना होता है, जो कि हम बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। हम रिस्ट्रिक्टेड रखने वाले हैं अपने आप को एनसीईआरटी पे, ठीक है। बस इतनी सी फॉर्मूला अभी के लिए ध्यान रख लेते हैं, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोट थीटा बाय 2। फिर से रेशो वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। हम एक चीज ध्यान रखेंगे, जितना ज्यादा स्कैटरिंग एंगल, लार्ज द स्कैटरिंग एंगल, क्लोजर एनकाउंटर। कहने का मतलब है, यहां पे कोट है ना, कोट की वैल्यू जो है 0 पे होता है इनफाइनाइट, मतलब नॉट डिफाइंड। कोट की वैल्यू 90 होती है 0। दैट मीन्स इसकी वैल्यू घटती है 0 से 90 डिग्री आते हुए। एंगल को बढ़ाओगे वैल्यू घटेगी, वही तो बोल रहे हैं यहां पे भी। अगर तुम इसके एंगल को बढ़ाओगे तो इसकी वैल्यू घटेगी, तो बी भी तो घटेगा, है ना, बी घट जाएगा। जितना ज्यादा एंगल उतना कम इंपैक्ट पैरामीटर, या उल्टा भी बोल सकते हो, जितना कम इंपैक्ट पैरामीटर उतना ज्यादा एंगल। सोच के देखो भाई, मैं इसको और इमेजिन करा सकता हूं। सामने है इतना बड़ा न्यूक्लियस, इतना बड़ा सा न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज का, इतना बड़ा, और तुम यहां से एक पार्टिकल भेज रहे हो। जितनी ज्यादा पास से जाओगे उतनी ज्यादा फोर्स लगा के तुम्हें धक्का मारेगा वो, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल इच अदर। जितना ये रहा न्यूक्लियस, जितना ज्यादा तुम दूर से चले जाओगे उतना ही ज्यादा कम डिफ्लेक्शन होगी तुम्हारी। जितना ज्यादा और दूर से चले जाओगे उतना ही और ज्यादा स्ट्रेट स्ट्रेट चलोगे। तुम्हें पता है तुम्हारे मोहल्ले में एक गुंडा रहता है, क्यों उसके घर के बाहर से जाना, सलूट मारना ही पड़ेगा ना उसको, और वो भी एक चांटा मारेगा गर्दन में। ऐसे ही शौक है, कूल लगता मारना, मतलब उस गुंडे की बात कर रहा हूं। लेकिन तुम अगर मान लो ये रहा गुंडे का घर, और साथ वाली गली से निकल जाओ, अभी भी उसका खौफ तो तुम्हें है लेकिन उतना नहीं है। थोड़ी और 2 गली छोड़ के चले जाओ, अभी भी खौफ तो है लेकिन अब बहुत कम खौफ है। अब तो हाथ लगा के दिखाए, क्योंकि आएगा नहीं ना वो यहां तक भाग जाएंगे हम तब तक। और अगर 4 गली छोड़ के अब दूसरे मोहल्ले से ही जा रहे हो तो तुम स्ट्रेट स्ट्रेट भी जा सकते हो, बिल्कुल ही खौफ खत्म हो गया अब उसका। बस वैसा है यहाँ पे भी, ठीक है। जितना कम, ऑन अ सीरियस नोट, जितना कम इंपैक्ट पैरामीटर, जितना न्यूक्लियस के पास वाली लाइन पे जाओगे, जितना न्यूक्लियस के पास रहोगे, उतना ज्यादा स्कैटरिंग एंगल होगा, उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। मेक श्योर याद रखना, एमसीक्यू बन जाते हैं यहां से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपने पास आ रहा है रदरफोर्ड मॉडल की लिमिटेशन, बट उससे पहले मैं बता देता हूं कि रदरफोर्ड मॉडल था क्या, थोड़ा सा होगा। रदरफोर्ड भाई साहब ने हमें बताया कि सेंटर में होता है न्यूक्लियस, जिसमें होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। इसके अराउंड घूमता है इलेक्ट्रॉन, और घूमते 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 स्पाइरल करके बीच में चला जाता है। मैं इसको थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूं, थोड़ा सा एडवांस्ड होगा बट थोड़ा सा झेल लेना, ठीक है। हमारे पूरे के पूरे यूनिवर्स में फैली हुई है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ये मैक्सवेल जी ने हमें बताया था। मैक्सवेल्स इक्वेशन पढ़ी होती है हमने, पिछले चैप्टर में पढ़ी होती है। तो उन्होंने बताया पूरे यूनिवर्स में फैली हुई है। कभी भी अगर एक चार्ज है, एक चार्ज, उसके पास अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है, बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत बढ़िया, यहां तक हमें समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही चार्ज चलना स्टार्ट करता है, मूविंग चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। कहने का मतलब, अब वो जैसे ही चार्ज चलने की कोशिश करेगा, जो आसपास फील्ड है, इमेजिनरी फील्ड, उसको चेंज करेगा। तुम सोचो एक बहुत बड़ी चादर है, तुम उस पर भागना शुरू कर दो। अब चादर में तो ऐसे गड्ढे पड़ेंगे जब तुम भागोगे तो, है ना। वैसे ही यहां पे भी होगा, जो आसपास की फील्ड है वो भी चेंज होगी, और खुद भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। तो ऐसे समझो एक चादर है, तुमने जैसे ही चादर पे पैर रखा, वो ऐसे अंदर को हो गई ना चादर, तो एक रिपल प्रोड्यूस हुई। जैसे पानी में एक पत्थर फेंको, रिपल्स बन जाते ना, वैसे यहां पे भी रिपल्स प्रोड्यूस हुई, कुछ इस तरीके से। रिपल समझ पा रहे ना यार, वो वेव्स जो बनती है पानी में, एक पत्थर फेंका, रिपल्स बनी, उसी रिपल को, उसी वेव को इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मैक्सवेल ने नाम दिया कि ये जो रिपल्स बन रही हैं, दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिन्हें हम लाइट भी बोलते हैं। पूरा का पूरा हमने स्पेक्ट्रम पढ़ा होता है इसका, रेडियो वेव्स, यूवी रेज, एक्स रेज, ये सारी रेज, विजिबल लाइट, वो सारी इसमें फॉल करती हैं, डिपेंडिंग ऑन कितना बड़ा रिपल है, कितनी बड़ी वेव बनी है या कितनी छोटी बनी है। समझ गए। और ये होता क्यों है, ये तब होता है जब पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा हो। 2 कंडीशन हो सकती है, या तो एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल है, या फिर ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल। ऑसिलेट कर रहा पार्टिकल या एक्सेलरेट कर रहा पार्टिकल, दोनों ही केसेस में रिपल प्रोड्यूस हो सकते हैं, ठीक है।
यहां पे भी इन्होंने यही सोचा कि पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, और पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, उस हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन है उस पर एक फोर्स लग रहा होगा अंदर की तरफ, तो ये ऐसे स्पाइरल करते हुए अंदर को गिर जाएगा कुछ इस तरीके से, स्पाइरल करते हुए बीच में, और ये स्पाइरल करते करते एनर्जी रिलीज करने वाला है, क्योंकि एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लेकिन ये तो दिक्कत है ना, हमारे यूनिवर्स में इस हिसाब से कोई भी एटम ही एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, सारे के सारे एटम्स ऐसे कोलैप्स कर जाने चाहिए, कोई भी एटम एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था। दैट वाज द मिस्टेक, दैट वाज द लिमिटेशन इन रदरफोर्ड्स मॉडल। यहाँ पे लिखा भी, स्टेबिलिटी ऑफ एटम को नहीं बता पाए, और साथ ही साथ एटॉमिक स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि क्यों एटम्स के फिंगरप्रिंट एग्जिस्ट करते हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। It could not explain the discrete line spectrum observed for atoms like hydrogen. It predicted a continuous spectrum. इन्होंने ये कहा कि एटम्स जो है वो कॉन्टिन्यूसली रेडिएट करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा। ऐसे गिर रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन, तो हमेशा लाइट फेंकता रहेगा जब तक डिस्ट्रॉय नहीं हो, जब तक प्रोटॉन के पास नहीं गिर जाता इलेक्ट्रॉन, तब तक देता रहेगा एनर्जी। और सबसे बड़ा शिफ्ट आया इस भाई साहब की वजह से, जिसका नाम है मैक्स प्लैंक। इन्होंने बोला लाइट जो है ना वो, इन्होंने बोला लाइट जब पैकेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, एंड एक पैकेट की एनर्जी इससे मिल सकती है। इसके बाद तो भाई बाढ़ आ गई, मतलब 1900 ऐसे समझ लो 1899 तक, जब तक 20th सेंचुरी नहीं थी भाई, 1899 तक ना बड़े बड़े साइंटिस्ट ने बोल दिया सारी फिजिक्स डिस्कवर हो चुकी है, सारी फिजिक्स हमने ढूंढ ली है, सब मैथमेटिकल फॉर्मूला हमारे पास है, इसके बाद कुछ नहीं हो सकता। ये इंसान तब आया, इसके टीचर तक ने भी बोल दिया था कि भाई कुछ नहीं है अब फिजिक्स में, साइंस मत लियो। ये भाई साहब आए हैं, हालांकि रैशनल थोड़े वो क्या कहते हैं उसको, कंजर्वेटिव किस्म के आदमी थे, पुराने ख्यालात के, कि कहते थे एटम्स एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन इन्होंने ऐसा एज्यूम किया अपनी थ्योरी के लिए कि एनर्जी जो है वो पैकेट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। उसके बाद तो भाई लोग रुके नहीं, सबसे पहले आए आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने कहा अच्छा ठीक है, लाइट भी शायद पैकेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करती होगी। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसको पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर में। लाइट पैकेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, उससे कई फिनोमिना एक्सप्लेन हो गए। उसके बाद आए बोहर, जिनके बारे में हमें बात करनी है, बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर ने भी यही सोचा कि लाइट जो है ना वो पोस्टुलेट्स, बोहर ने ये सोचा कि जो लाइट है वो भी क्वांटा की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है, शायद एक और चीज है जो क्वांटा की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हो, विच इज एंगुलर मोमेंटम। और किसी को समझ नहीं आया, इवन बोहर को खुद को भी समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों है, लेकिन चीजें वर्क कर गई। प्लैंक के साथ भी ऐसा ही हुआ था। प्लैंक ना बहुत समय से ट्राई कर रहे थे कि एनर्जी कॉन्टिन्यूस फॉर्म में होती है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है एनर्जी की। जब उन्होंने माना ना कि एनर्जी पैकेट के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, तो काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स को एक्सप्लेन कर दिया। आइंस्टाइन के साथ भी ऐसे हुआ, जब उन्होंने माना कि लाइट पैकेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, कई सारे फिनोमिना एक्सप्लेन हो गए, स्पेशली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब बोहर ने माना एंगुलर मोमेंटम पैकेट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मतलब कुछ ही डिस्क्रीट वैल्यू हो सकते हैं, हमारा यूनिवर्स कॉन्टिन्यूस नहीं है, ये छोटे छोटे पैकेट से बना हुआ है। हमारे यूनिवर्स में कई सारी चीजें पैकेट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। बोहर ने जो उस समय तक का सबसे पावरफुल एटॉमिक मॉडल दिया, विच इज बोहर्स एटॉमिक मॉडल। और हम बात करने वाले हैं बोहर्स पोस्टुलेट की। सबसे पहले इन्होंने पोस्टुलेट दिया सर्कुलर ऑर्बिट्स के बारे में, जो कि मैं बताना चाहूंगा कि एटम्स में सेंटर में होता है न्यूक्लियस, उसके अराउंड घूम रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन। बाय द वे न्यूक्लियस है, न्यूट्रॉन नहीं। सर्कल में घूमते हैं, बस इतना ध्यान रख लेना, ठीक है। मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये रही उसकी, एक मिनट दो बस, ये रहा हमारे पास न्यूक्लियस, ये रहा इलेक्ट्रॉन, ये रही उसकी रेडियस, और ये रही वेलोसिटी। हमें पता है जब भी कभी एक एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, कभी भी एक कोई भी पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है जिसमें जिस पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा, विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स आई शुड से। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला होता है वी नो F इज इक्वल टू के Q1 Q2 E डिवाइड बाय R स्क्वायर। या फिर जरूरी थोड़ी है ये हाइड्रोजन का ही न्यूक्लियस हो, कोई भी न्यूक्लियस हो सकता था, तो मैं यहां पे बस ZE लगा दूंगा। लेकिन बोहर्स थ्योरी में एटम हम वही सिलेक्ट करेंगे जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, ये कमी थी बोहर की।
बोर के मॉडल की। बोर का मॉडल काम करता था एक इलेक्ट्रॉन वाले के लिए, एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए बस एटम में, ठीक है। और दूसरा, एक तो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है और दूसरा सर्कल में भी तो घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, दैट मींस इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगेगा विच इज mv² डिवाइड बाय r। अब दोनों सेम ही पार्टिकल पे लग रहे हैं और सर्कल भी स्टेबल है, दैट मींस ये सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड किया जा रहा है इसके द्वारा। तो हम लिख सकते हैं सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स, दैट मींस के ई mv² इज इक्वल टू ke² डिवाइड बाय r²। ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फोर्स का, बस इतनी सी बात याद रख लो। पक्का समझ आ रहा है? ठीक है, ठीक। अभी के लिए मैं इसको ज्यादा छेड़ाखानी ना करके सिंपल इसको ऐसे लिख दूं, तो r इज इक्वल टू ke² डिवाइड बाय mv², बस इतने। एक r से r उड़ा दिया और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, हम यहां तक पहुंचे हैं। बढ़िया, बहुत अच्छी बात। ये अपने पास एक फॉर्मूला आ चुका है, क्लियर? पक्का, ठीक है। दूसरा पोस्टुलेट इन्होंने वही बताया, एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन। पता नहीं क्यों इन्होंने ऐसा सोचा, लेकिन काम कर गई चीजें। एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन, कि एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटा की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हमें पता है, mvr sin थीटा। लेकिन यहां पे देख पा रहे हो ना, दोनों में 90 डिग्री का एंगल है, तो हम थीटा को तो हटा ही सकते हैं, साइन थीटा को, क्योंकि साइन 91 होता है। कुछ इस तरीके से इक्वेशन नंबर मान लेते हैं हम इसको, इक्वेशन नंबर मान लेते हैं हम इसको 2, कुछ इस तरीके से इक्वेशन नंबर 2। तीसरे के बारे में बात करते हैं, फिर इन पर वापिस आएंगे। भाई बहुत खतरनाक बात है ये दूसरी वाली इक्वेशन। तीसरी इक्वेशन है एनर्जी ट्रांजिशन के बारे में। एनर्जी ट्रांजिशन का मतलब है, सिंपल बात है, भाषा में अगर मैं बताना चाहूं तो सिंपल एटॉमिक ट्रांजिशन की यहां पे बात हो रही है। मैंने दिए हुए यहां पे, ठीक है। एनर्जी ट्रांजिशन में क्या हुआ कि अगर एक पार्टिकल कभी भी एक शेल से N1 से N2 में जंप करता है, एक इलेक्ट्रॉन, तो वो कुछ एनर्जी रिलीज करेगा, एंड दैट रिलीज्ड एनर्जी इज द डिफरेंस ऑफ दीज टू, विच इज h न्यू। प्लैंक का जो फॉर्मूला था, जो प्लैंक ने बताया था, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू शेल्स या टू ऑर्बिट्स इज इक्वल टू दिस। डिस्क्रीट अमाउंट में एनर्जी रिलीज हो, आइंस्टाइन वाली बात। और ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है, दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, या फिर वो पैकेट ऑफ एनर्जी। या तो पार्टिकल N1 में होगा या N2 में होगा, देयर इज नो इन बिटवीन। भाई मैं ना तुम लोगों को एक ऐसे दूंगा, मतलब अभी तो नहीं, अभी तो बोर्ड एग्जाम है, वरना मैं जरूर देता। मैंने एक बार लिखा था इस पे, एक पोएट्री टाइप ऑफ लिखी थी इसी पे ही, खतरनाक। मतलब बहुत मेरे को पसंद आई, तो मेरे को लग रहा है तुम लोगों को आनी चाहिए, वरना मैं खुद के वर्क को तो बहुत क्रिटिसाइज करता हूँ। पक्का पसंद आएगी वो तुम लोगों को, मजा आ जाएगा सुन के। थोड़ा पोएटिकली या फिर थोड़ा फिलोसॉफिकली बोल सकते हो, उसको लिखी गई थी। बट फिलहाल के लिए इस पे वापस आते हैं। तो ये 3 अपने पास फॉर्मूला हो गए, दिस इज द थर्ड फॉर्मूला दैट वी हैव, इसको भी ध्यान रखना होगा, ठीक है। चलो, 3 फॉर्मूलाज अपने पास है, थोड़ा डेरिवेशन की तरफ चला जाए। मेरे को तो बड़ा मजा आता है भाई, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, तो मैथ करने में तो मेरे को बड़ा मजा आता है। सबसे पहले हम निकालते हैं रेडियस एंड वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट। चलो आ जाओ। हमें पता है फ्रॉम इक्वेशन 1 या फ्रॉम पोस्टुलेट 1, फ्रॉम पोस्टुलेट 1 हमने अभी अभी देखा था, आर आ रहा था mv ke² डिवाइड बाय mv², अभी अभी तो देखा था। ऑल्सो फ्रॉम पोस्टुलेट 2, पोस्टुलेट 2 हमें कह रहा है कि mvr इज इक्वल टू nh डिवाइड बाय 2π। वैल्यू पुट करो, mv ke² डिवाइड बाय mv² इज इक्वल टू nh बाय 2π। दैट मीन्स काटा पीटी करेंगे, v उधर जाएगा तो अपने पे मिल जाए, m से m भी गया, क्रॉस मल्टीप्लाई की तो अपने पे मिल गया ke² डिवाइड बाय nh ऊपर 2π। देखो कुछ रहा तो नहीं क्या, 2π ऊपर ke² डिवाइड बाय nh, दैट इज इट। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी।
ऑफ nth ऑर्बिट, क्योंकि हम यहाँ पे n के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट कर सकते हैं। ये भी बोल सकते हैं वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। बस इतनी सी बात खत्म। समझ आया? पक्का? ठीक है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर मान लो मैं हाइड्रोजन एटम की बात ना करता, अभी तो मैं हाइड्रोजन एज्यूम कर रहा हूं ना, एक सेंटर में प्रोटॉन, एक उसके अराउंड घूम रहा है। अगर हाइड्रोजन ना होता तो बस यहां पे Z आ जाता, है ना? एक इलेक्ट्रॉन पे E चार्ज होता है और न्यूक्लियस पे Ze होगा। क्यों क्यों क्यों? अगर ऐसा क्यों मान रहे हैं हम न्यूक्लियस पे Ze चार्ज और उसके अराउंड एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है? क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था बोहर्स एटॉमिक मॉडल इज वैलिड ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम। ठीक है? तो अगर यहाँ पे Z होता तो कहां Z आता? ऊपर Z आ जाता ना। तो हम यहाँ पे यहां Z लिख देते हैं। थोड़ा सा इसको रिमूव, बस यहां पे लिख दो Z। तो एक किसी भी एटम के लिए वैलिड होता। बस यहां पे लिख देना फॉर H लाइक एटम। हाइड्रोजन लाइक एटम होने चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए उनके पास। वेलोसिटी मिल गई, रेडियस भी निकाल लेते हैं। तो रेडियस अपने पास आ जाएगी आर एन इज इक्वल टू वी की वैल्यू पुट कर दो तो बनेगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाय रेसिप्रोकल होके 4 पाई स्क्वायर के स्क्वायर ई की पावर 4, नहीं के ई तो एक कैंसल ही हो जाएगा, तो के ई स्क्वायर एम। देख लेना एक बार, मेरे हिसाब से यही आ रहा है, बट एक बार जरूर चेक कर लेना। ठीक है? मेरे को यहां पे मेनली देखना होता है कि ये देखना होता है कि किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो हमें यहां पे पता लगा कि ये आर एन जो है, आर एन इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। या फिर अगर मान लो यहां पे Z होता तो मेरे को Z यहां पुट करना पड़ता, है ना? यहां पे Z पुट करना पड़ता, फिर यहां भी Z आता, फिर इसके डिनोमिनेटर में भी Z का स्क्वायर। दैट मींस कुल टोटल मिला के मैं तो तुम लोगों को फाइनल आंसर बता देता हूं। फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम, फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम, फॉर H लाइक एटम, अपने पास फॉर्मूला आ जाता R इज इक्वल टू आर नोट। पूरे पूरे को पूरे कांस्टेंट को, ये सारी की सारी चीज कांस्टेंट है, इस पूरे कांस्टेंट को हम मान लेते हैं आर नोट एन स्क्वायर डिवाइड बाय जेड स्क्वायर। ऐसा फॉर्मूला बन जाता। लेकिन ये तब बात कर रहे होंगे हम जब हाइड्रोजन लाइक एटम की बात हो रही है, हाइड्रोजन की नहीं। लेकिन इलेक्ट्रॉन एक ही होना चाहिए। ठीक है? सेंटर में बहुत सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं बट इलेक्ट्रॉन इज वन। पक्का क्लियर? ठीक है, यहां तक भी बात समझ आती है। हमें वेलोसिटी मिल गई, रेडियस मिल गई, यही तो चाहिए था। जिंदगी सफल। सफल मतलब इन द सेंस ये तो सीख ही लिया एटलीस्ट। बढ़िया, यहां तक सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन मैं चाहूंगा तुम इस फॉर्मूला को याद रखो। देखो थोड़ा सा पेनफुल लगेगा सुनने में, लेकिन हमें ना थोड़ा फुल मार्क्स की तरफ भी जाना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमें बोलते हैं इलेक्ट्रॉन की जगह, ये जो मास है ना अभी हमने इलेक्ट्रॉन का ले रखा है, कभी वो बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, कुछ न्यू तरह का पार्टिकल है, पायोन है फॉर एग्जाम्पल। ऐसा कभी कभी बोलते हैं म्यून पार्टिकल है, ऐसे ऐसे नाम बोल देंगे जिनका मास है समथिंग एक्स टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मान लो पायोन को पाई से डिनोट कर रहे हैं हम। रुको, ये जो पायोन है इसको ऐसे लिख देते हैं, एक्स टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। भाई सारी कैलकुलेशन गड़बड़ा जाएगी, क्योंकि यहां पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन का मास था और हमें बोल दिया प्रोटॉन के अराउंड हाइपोथेटिकल एटम में कोई और पार्टिकल मूव कर रहा है जिसका 200 गुना ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से मास। तो तब हमारे केस में ये आएगा। बस यहां पर 200 से मल्टीप्लाई करना होगा और कुछ भी नहीं, मतलब ओवरऑल डिवाइड में 200 आएगा, लेकिन यहाँ पे 200 लिखना होगा। बस उसके चक्कर में गलत हो जाएगा ना, इसलिए मेरा फर्ज था थोड़ा सा बताना। क्लियर हुआ? पक्का? चलो आ जाओ। एक और चीज पूछी जाती है विच इज एनर्जी of electron in nth orbit, in nth orbit। ये भी कर सकते हैं। एक होती है इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो उस पर काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी की वैल्यू पुट करो 4 पाई स्क्वायर के स्क्वायर ई की पावर 4 डिवाइड बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर। हमें किसी चीज से कोई मतलब नहीं, हाफ को ऐसे ही रहने दो, 4 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर पड़ा रहने दो ऐसे ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये रही काइनेटिक एनर्जी।
डोंट वरी, घबराने की जरूरत नहीं, ये इतना बड़ा फॉर्मूला याद करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, ये इतना बड़ा फॉर्मूला नहीं जरूरत पड़ेगी याद करने की। पोटेंशियल एनर्जी जब हम लिखेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है, अभी अभी बताया था, के Q1 Q2 बाय आर, बताया था ना। तो वहीं पे के Q1 की जगह E, Q2 की जगह E डिवाइड बाय आर। बस यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, माइनस साइन भी आएगा, इलेक्ट्रॉन विद साइन आता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, बस पोटेंशियल एनर्जी में इतना ध्यान रखना, ठीक है, पक्का। पिछले वाले में नेगेटिव क्यों नहीं लगाया था, क्योंकि वहां पे एक अल्फा पार्टिकल था और एक न्यूक्लियस था, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज थे, इसलिए नेगेटिव नहीं लगाए। इसमें आर की वैल्यू रखते हैं, यहां से आर की वैल्यू उठाते हैं, इसमें पुट करते हैं, एंड वी विल सी कि पोटेंशियल एनर्जी बन रहा है। खुद से करना, रेसिप्रोकल वगैरह करके लिखने वाला हूं मैं फाइनल आंसर। ये बनेगा 4 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर डिवाइड बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर। मैंने कर दी है सारी काटा पीटी, सब रेसिप्रोकल कटवट सब कर दिया है, उसके बाद ये आंसर लिख रहा हूं मैं, चेक कर लेना एक बार, ठीक है। मैंने थोड़ा सा यहां पे लिखा है के स्क्वायर ई स्क्वायर, 1 सेकेंड, यहां पे भी थोड़ी सी मिस्टेक है, ये मिस्टेक को मैं इंप्रूव करना चाहूंगा। यहां था के स्क्वायर ई की पावर 4 और यहां भी था के स्क्वायर ई की पावर 4, अभी ठीक है। तुम देख पा रहे हो ना, दोनों सेम ही तो आए हैं, ये रही काइनेटिक एनर्जी, ये रही पोटेंशियल एनर्जी, ऑलमोस्ट सेम है, बस इसमें हाफ है और इसमें माइनस साइन या फिर इसमें -1 है। अगर मैं टोटल एनर्जी निकालना चाहता हूं तो टोटल एनर्जी आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दैट मीन्स टू से दोनों सेम ही है। अगर इसमें बस हाफ है, इसमें -1 है, तो बचेगा -हाफ, बाकी सब कुछ सेम। अरे -1 प्लस हाफ कितना होता है, -हाफ, इसलिए लिखा है एम के स्क्वायर ई की पावर 4 एन स्क्वायर एच स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल एनर्जी। बस खत्म, ये है, इसको भी याद रखने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इतना देखना है कि टोटल एनर्जी डिपेंड कर रही है, ये तो माइनस साइन आ रहा है, इस पूरी कैलकुलेशन को सॉल्व करके आता है -13.6 डिवाइड बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, खत्म। ये फॉर्मूला याद रखना हमें। कभी भी हमसे अगर पूछ लिया गया कि एनर्जी बताओ इन nth ऑर्बिट, तो हम बता देंगे दिस इज द फॉर्मूला, टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज दिस वन। n की जगह 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, अप टू सो ऑन, अब वो कुछ भी कर सकते हैं हम। क्लियर हुआ पक्का, बहुत बढ़िया बात है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी। एनर्जी भाई डिस्क्रीट अमाउंट में है, देखो तो, अगर n की जगह 1 पुट करूंगा तो आ जाएगा ग्राउंड स्टेट की एनर्जी विच इज 13.6 माइनस के, ऐसे ही 2 पुट करूंगा तो कुछ आ जाएगी, 3 पुट करूंगा तो आ जाएगी, 4 पुट करूंगा तो पैकेट की फॉर्म में एनर्जी आ रही है। इलेक्ट्रॉन के पास कुछ भी एनर्जी नहीं हो सकती है, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी ही हो सकती है। समझ आया यहां तक, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कभी कभी हमसे पूछ लिया जाता है, भैया वेवलेंथ के बारे में भी बता दो जरा। वेवलेंथ भी बता देते हैं, क्या दिक्कत है। वेवलेंथ हमारे पास आता है कि अगर कभी भी, इसके लिए हमें थर्ड पोस्टुलेट की जरूरत पड़ेगी, अगर कभी भी एक पार्टिकल आके n1 से n2 में गिरता है तो क्या करें, तो वो एनर्जी रिलीज करेगा। तो En1 माइनस En2 इज इक्वल टू एच न्यू, समझा। यहां पे पुट करो -13.6 या फिर n2 से आके n1 पे गिर रहा है, सिंबल चेंज कर लेते हैं। जैसे नेक्स्ट हमारे पास आता है वेवलेंथ के बारे में। अब वेवलेंथ में हम इतना ध्यान रखेंगे, थर्ड पोस्टुलेट में अभी अभी हमने पढ़ा था, n2 से n1 पे पार्टिकल आके गिर रहा है, एनर्जी रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ पैकेट, और इन एनर्जी का डिफरेंस हमारे पास होने वाला है एच न्यू। एनर्जी का फॉर्मूला अभी अभी पढ़ा था ना हमने, टोटल एनर्जी विच इज -13.6 बाय n2 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस -13.6 डिवाइड बाय n1 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट एच न्यू या एच सी बाय लैम्डा। ये भी तो फॉर्मूला पढ़ा हमने, न्यू का फॉर्मूला होता है सी बाय लैम्डा, ठीक है। जो कॉमन आ रहा है कॉमन निकाल लेते हैं, 13.6, और क्या कॉमन आ रहा है, यहां से एच सी भी नीचे आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और ब्रैकेट में बचेगा 1 बाय n1 स्क्वायर, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय लैम्डा। ये जो पूरी वैल्यू है ना, इसको एक नाम दे देते हैं, लेटर से आर। 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर is equal to 1 by lambda, and this formula right here is the formula
जिसको हम ढूंढ रहे थे, जिसमें क्वेश्चन भी बनते हैं काफी सारे बोर्ड के एग्जाम में। ये जो R है, here R is called Rydberg's formula, Rydberg's formula, जिसका वैल्यू याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमें तो रेसिप्रोकल चाहिए होगा हमेशा, हमें लैम्डा निकालना होगा ना कि 1/λ। तो हम 1/r की वैल्यू याद रखेंगे 911 एंगस्ट्रॉम, 911 10⁻⁻10 मीटर, एंगस्ट्रॉम में याद रख लेना बस, ठीक है। 911 अगर मेरे ख्याल से अमेरिका के पुलिस का नंबर है, ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। बच्चा पीड़ित योजना, मतलब शायद मेरे ख्याल से जहां तक मेरे को याद आ रहा है वो बच्चों के लिए होता है कि बच्चों को कोई परेशान कर रहा तो ये डायल कर दो, जहां तक मुझे लग रहा है याद है। मैं इंडिया से, भारतीय नागरिक हूं। बढ़िया, बहुत अच्छी बात थी। क्या रहेगा अपने पास? हाइड्रोजन एटम के बारे में हमने पढ़ लिया है। ओ, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन निकाल सकते थे। अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था 4π 1/2 4π² k² e⁴ n² m भी था, n² h²। काइनेटिक एनर्जी में हाफ था, पोटेंशियल एनर्जी में माइनस का साइन था, और टोटल एनर्जी में -1/2 था। तो इन तीनों में रिलेशन निकाला जा सकता है। जब ये सारा कुछ सेम ही है तो इसको x मान लेते हैं ना, है ना। इस पूरे को मान लेते हैं x, x, x। अब इनको डिवाइड करके देख लो तो रिलेशन निकल जाएंगे इनके बीच में। जैसे काइनेटिक और पोटेंशियल को डिवाइड करोगे तो हमारे पास बचेगा -1/2, उधर भेजोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो कुछ ऐसा सा रिलेशन निकल के आएगा। काइनेटिक एनर्जी, सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। देखो ना यार, क्रॉस मल्टीप्लाई करके -2 काइनेटिक इज इक्वल टू पोटेंशियल। ऐसे ही पोटेंशियल टोटल और टोटल काइनेटिक में भी निकाल सकते हो। एंड दीज आर द रिलेशंस यहां पे लिखे हुए हैं। पक्का क्लियर हो? ठीक है, आसान सा था ये तो। इसके बाद अगर हम आए तो हमारे पास वेवलेंथ का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी देख लिया है। स्पेक्ट्रल लाइंस को एक बार देख लेते हैं कि स्पेक्ट्रल लाइंस हमारे पास क्या होती है। सिंपल भाषा में ऐसे समझो कि अगर हमारे पास ये रहा ग्राउंड स्टेट, नीचे से बनाते हैं, ये रही हमारे पास ग्राउंड स्टेट n = 1, ये रही हमारे पास n = 2। अगर ये एनर्जी लेवल्स हैं तो धीरे धीरे इनके बीच के जो गैप है धीरे धीरे कम होते जाएंगे, और एक समय ऐसा आएगा जब ये बहुत ही ज्यादा थिन हो जाएंगे, n = 2, n = 3 अप टू सो ऑन। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एनर्जी में अगर हम देखें तो फॉर्मूला हमारे पास आता है -13.6 डिवाइड बाय n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं E1 देखना चाहूंगा तो -13.6, E2 देखना चाहूंगा, या 2 पुट करो तो 4 आएगा, माइनस के 3.4 × 16। देख रहे हो कितना बड़ा जंप आ रहा है दोनों के बीच में। ऐसे ही E3 निकाल सकते हो, E4 निकाल सकते हो। तुम देखोगे इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, यहाँ पे भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ये हमारे पास आते हैं एनर्जी लेवल्स, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहेंगे जो स्पेसिंग बिटवीन एनर्जी लेवल है वो डिक्रीज होती रहेगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। जैसे जैसे n बढ़ेगा एनर्जी कम होती जाएगी, ठीक है। और इनफाइनाइट पे अगर हम बिल्कुल चले जाएंगे तो 0 हो जाएगी एनर्जी। मैं तुम लोगों को टास्क देना चाहूंगा कि 5 तक एटलीस्ट ये निकाल लेना। E1, E2, E3, E4, E5 अपने काम के हैं, ठीक है, इसलिए निकाल लेना। बढ़िया। एक और चीज ध्यान रखेंगे, अगर कभी भी मान लो एक इलेक्ट्रॉन एक एक कहीं भी किसी भी शेल से आके गिरा है, तीसरी चौथी पांचवी कहीं से भी आके गिरा है, बट वो गिरा है पहली पे आके। थोड़ा इजी बनाने के लिए मैं इसे बना रहा हूं लाइनें, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमारे पास है लाइंस, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखो, कोई भी पार्टिकल कहीं से भी आके गिरे, बस गिरना चाहिए n = 1 ग्राउंड स्टेट में। ये हो सकता है, ये हो सकता है, तीसरा हो सकता है, फोर्थ हो सकता है, दिस, ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं। जो भी रेडिएशंस निकलेंगी उसके हम एक पूरी सीरीज बना लेंगे, है ना। दूसरे से पहली पे गिरी है, मैंने नोट कर लिया, अच्छा ये रेडिएशन। तीसरे से पहले पे गिरनी, पहले पे चाहिए, गिरनी पहले पे चाहिए, मतलब गिरना इलेक्ट्रॉन पहले पे चाहिए ग्राउंड स्टेट पे। जहां से भी आके गिरे बस गिरना चाहिए ग्राउंड स्टेट पे। 2 से 1 पे आ सकता है, 3 से 1 पे, 4 से 1 पे, 5 से 1 पे, 6 पे, अप टू सो ऑन। जहां से भी आके ग्राउंड स्टेट पे गिरेगा तो इस पूरी की पूरी सीरीज को, ऐसे ही इनफाइनाइट तक हो सकती है, इस पूरी की पूरी सीरीज को हमने नाम दे दिया लाइमैन सीरीज। कहीं से भी आके गिरे लेकिन सेकंड पे गिरे,
दैट मीन्स इसको हम बोलने वाले हैं बामर सीरीज। LBP-BP ऐसे याद रखा हुआ मैंने, ठीक है, LBP-BP, लाइमैन बामर, उसके बाद कहीं से भी आके गिरे लेकिन थर्ड कुछ इस तरीके से, तो इसको हम बोलते हैं पास्चन सीरीज। एंड देन फोर्थ पे आके गिरे तो हम उसको, 1 सेकेंड, फोर्थ पे आके गिरे तो हम उसको बोलेंगे लाइमैन बामर पास्चन ब्रैकेट सीरीज। यहां हम बात कर रहे हैं, उसके बाद पी फंड, एक और रहेगा बस, फंड सीरीज, ठीक है, कुछ इस तरीके से यहां। तो दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, दीज आर द लाइंस। एक यहां पे खींची जा सकती थी, एक कुछ इस तरीके से हो सकती है, और दूसरी यहां पे ये है अपने पास, इसको लास्ट वाले को बोलते हैं फंड सीरीज, ठीक है, इनको ध्यान रखेंगे। पहले के लिए n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5, हमें इतना याद रखना है। इसके बाद हमफ्री सीरीज वगैरह वगैरह कुछ और भी होती है, जानने की जरूरत नहीं हमें, बस खत्म, इतना ही था अपने पास। अगर हमसे कभी भी पूछ लिया जाए कि वेवलेंथ बताओ, जब एक कोई भी पार्टिकल, कोई भी इलेक्ट्रॉन गिर रहा है 8वें से पहले माले पे, ग्राउंड स्टेट पे, तो हमने एक काम करते हैं, टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले नेम्स, फिर यहां लिख लेते हैं n1 की वैल्यू क्या होगी, n1 की वैल्यू, और दूसरा हम लिख लेते हैं 4 लैम्डा मैक्सिमम। एनर्जी का फॉर्मूला अपने पास होता है E इक्वल टू एच न्यू, अभी बताया था, या फिर HC बाय लैम्डा। E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अगर मैक्सिमम वेवलेंथ की बात हो रही है तो मिनिमम एनर्जी की बात होगी, ब्रैकेट में लिख लेना मिनिमम एनर्जी। कभी तुमसे पूछ ले जरा लाइमैन सीरीज में सबसे कम एनर्जी वाली वेवलेंथ निकालो, तो बताते हैं क्या करना है, ठीक है, 4 लैम्डा मिनिमम, तो E मैक्सिमम होगा। और लास्ट में हम लिख लेते हैं रेडिएशन कैसी निकलने वाली है, ठीक है। चलो आ जाओ, सबसे पहले नेम लाइमैन की बात कर लेते हैं, L लिख लेते हैं इसको, B N1 अगर हम देखें इसके लिए तो 1 2 3 4 5, सबसे ज्यादा एनर्जी, सॉरी सबसे ज्यादा वेवलेंथ या सबसे कम एनर्जी कब रिलीज होगी भाई, सबसे छोटा ट्रांजिशन कर लो, है ना, सबसे छोटा, 2 से 1 में छलांग मार लो, कम एनर्जी। तुम्हें दो यहां से यहां छलांग मारनी है तो कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी एज कंपेयर टू इंफिनिटी से आगे गिर रहे हो, है ना। तो कहां से कहां जाना है, हमें जाना है 2 से 1, हमें जाना है 2 से 1, तो ये है N2, ये है N1, क्लियर, ठीक है। हमसे आज के बाद बोलेंगे लाइमैन सीरीज में सबसे बड़ी वेवलेंथ या सबसे छोटी ट्रांजिशन या सबसे कम एनर्जी कब रिलीज होगी, ये रहा, यहां पे 3 से 2 सबसे छोटा ट्रांजिशन लिख दो, 4 से 3, 5 से 4, 6 से 5, सबसे छोटा ट्रांजिशन। यहां अगर हम आए तो हमारे पास आएगा सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा एनर्जी कब रिलीज होगी भाई, इन्फिनिटी से आगे गिर रहा है पहले पे, तो सारी एनर्जी रिलीज हो जाएगी उस भाई की, ग्राउंड स्टेट पे आके बैठ जाएगा, है ना। इन्फिनिटी से आ रहा है और बैठ गया, सारी एनर्जी उसने रिलीज कर दी और ग्राउंड स्टेट पे आ गया, अब वो स्टेबल बैठा है, अब मैं आराम से बैठा हूं, मेरे को चैन से बैठने दो थोड़ी देर। जैसे UFC की फाइट हुई, तुम्हारे घूसे लगे 50 मुंह पे, खून आ रखा, अब तो बैठना चाहोगे ना, जितनी एनर्जी थी हो गई ना रिलीज, वैसा ही कुछ यहां पे आ जाएगा। इन्फिनिटी से 1 पे गिरे, ये है N2, ये है N1, भाई साहब बहुत क्वेश्चन आते हैं इस पे, ऐसा सा कुछ पूछ लेंगे तुमसे, वेवलेंथ बताओ तो ऐसे करना है 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर, ये केस होगा फॉर मिनिमम वेवलेंथ या मैक्सिमम एनर्जी रिलीज्ड इन केस ऑफ लाइमैन सीरीज। तो बड़ा आसान है इसको करना, 1/λ इज इक्वल टू r ही बचेगा क्योंकि 1/∞ 0, लैम्डा इज इक्वल टू 1/r विच इज 911 एंगस्ट्रॉम, आ भी गया, ठीक है। ऐसे ध्यान रखना, ये छोटे मोटे क्वेश्चन निपटा लेना। फिर यहां इन्फिनिटी से 2, इन्फिनिटी से 3, इन्फिनिटी से 4, इन्फिनिटी से 5, पहले वाली सबसे पहले जो डिस्कवर हुई थी रेज वो थी ये दूसरी बामर सीरीज, जो कि थी विजिबल, क्योंकि हम उसको देख सकते थे ना,
सबसे पहले ये डिस्कवर हुई थी। लेकिन सबसे ज्यादा फंडामेंटल हमारे पास है ये पहले वाली, विच इज यूवी रेस। आंखों से नहीं देख सकते, नेकेड आई से। उसके बाद इंफ्रारेड है ये सारी की सारी, वीक इंफ्रारेड, मीडियम इंफ्रारेड, स्ट्रॉन्ग इंफ्रारेड। तो इंफ्रारेड की वैरायटीज हैं इंफ्रा इंफ्रा। मैंने यहाँ पे इसके नोट्स में भी लिखा होगा। ये रहा, लाइमन सीरीज में यूवी है, N1 1 है, बाकी सारा 2 3 4 हो सकता है। तो ये हमारे पास आ गया है लाइमन सीरीज। अगर हमसे कुछ भी बोला जाए 3 से 1 पे जंप कर रहा है, निकाल देंगे, लाइमन सीरीज के अंदर आएगा, क्योंकि जंप कहां कर रहा है हमें वो देखना है। बामर सीरीज में अगर हम आगे बढ़ना चाहेंगे, ये बामर में विजिबल, उसके बाद इंफ्रारेड रेज चलती रहती है, एंड दैट इज इट, खत्म। इतना सा ही था, देखो खत्म भी हो गया चैप्टर, इतना ही। अब इसके थोड़े बहुत क्वेश्चन लगा लेना प्रीवियस ईयर के, ठीक है। जब मैं ये सारे के सारे चैप्टर खत्म कर लूंगा तो मैं एक सिंगल वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। वो सीरीज बनेगी, मैं यहाँ पे जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ही रिकॉर्ड कर लूंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे हम उसमें। तो अभी के लिए सारे के सारे टॉपिक्स रिवाइज करते जाओ, और ये शॉर्ट नोट्स यहाँ से जरूर बनाने हैं, ठीक है। मैं हालांकि ये वाले नोट्स दे तो दूंगा, कहाँ गए, यही तो है। मैं हालांकि ये वाले नोट्स दे तो दूंगा, लेकिन यार अपने शॉर्ट नोट्स का ना कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं होता। तो आई होप कि ये बनाओ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। अगले चैप्टर के साथ, विच इज न्यूक्लियाई। भाई सांस लेते खत्म हो जाएगा वो चैप्टर, इतना छोटा सा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।